नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, झारखंड जेपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज से मैं एक नई एपिसोड लाया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए और साथ ही मैं एक क्वेश्चन प्रत्येक दिन लाऊंगा और आपको उसकी विश्लेषण बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है और इसमें आपकी सोचने की क्षमता को मैं इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका मैं दो पहलू बताऊंगा, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और दूसरा इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट, और लास्ट में आपको निष्कर्ष में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये विश्लेषण आपको पीडीएफ के तहत मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली पीडीएफ अपलोड करता हूं, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे पास आज का जो क्वेश्चन है ये मेरा पहला प्रयास है। उम्मीद करूंगा कि अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा, अगर कुछ भी आपको इसमें से दिक्कत आ रही है समझने में, आपको लगता है कि मुझे इसे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हैं अपने मैसेज। ओके, वहाँ से मैं देखूंगा और अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये जो पेपर है वो पेपर थर्ड है। ओके, पेपर थर्ड है। अगर मार्क्स की मैं बात करूं तो ये 40 मार्क्स की है, आप देख पा रहे होंगे। और मेरे पास पहला क्वेश्चन जो है वो गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है, ताकि आपको इसके बारे में अच्छा से समझ में आए और मैं कोशिश करूंगा और से और बेहतर करने का। ओके, तो अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जैसे मैंने बताया कि मैं डेली इसका एक क्वेश्चन डेली 8 बजे लाया करूँगा और आप लोग के सामने इसके विश्लेषण देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, गुप्त काल प्राचीन भारत के इतिहास में एक स्वर्ण युग था, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये गुप्त काल जो था वो प्राचीन भारत में, ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास में जो प्राचीन समय था उसमें क्या था, एक स्वर्ण युग था। इस कथन का परीक्षण कीजिए, मतलब परीक्षण मतलब होता है एग्जामिन कीजिए कि क्या ये स्टेटमेंट कहना कहाँ तक सही है या फिर कहाँ तक गलत है। तो आपको इस पे एग्जामिन करना है कि जो प्राचीन काल था उस समय गुप्त काल का जो समय था वो क्या एक स्वर्ण युग था। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना होगा कि स्वर्ण युग कहते हैं किसे हैं। ओके, तो अगर आप स्वर्ण युग नहीं जानिएगा तो इस क्वेश्चन को आप उल्टा पुल्टा आंसर दे दीजिएगा। ओके, तो सब पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को समझने से पहले ये चीज़ जानना होगा कि स्वर्ण युग कहते किसे हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ स्वर्ण युग कहते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर्ण युग की मैं बात करूँ तो स्वर्ण युग में उसे कहते हैं कि जिस काल में कोई हमारे सोसाइटी की कुछ डेवलपमेंट की गई हो। डेवलपमेंट कहने का मतलब या तो फिर कोई टेक्नोलॉजी से हो या तो फिर कोई साहित्य से हो। ओके, या टेक्नोलॉजी, साहित्य या फिर कोई आर्किटेक्चर में की गई हो, उसे कहते हैं स्वर्ण युग। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी की कोई विकासशील करना ही स्वर्ण युग कहलाता है। ऐसा नहीं कि स्वर्ण युग आप कह लें तो मतलब कि उसमें सोना निकलती होगी या फिर सोना का कुछ ऐसा चीज़ किया गया होगा, नहीं। स्वर्ण युग कहने का मतलब कुछ डेवलपमेंट कार्य को ही कहते हैं स्वर्ण युग। ओके, तो आपको ये चीज़ पहले समझना होगा। तो हमको इसमें आपको विश्लेषण करना होगा कि स्वर्ण युग, अगर हम लोग गुप्त काल को कह रहे हैं स्वर्ण युग, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्या क्या विकसित हुआ था, वो चीज़ पे हमको इसमें लिखना होगा। तो उस पहलू को हम लिखने की कोशिश किए हैं आंसर राइटिंग में, वो आपको नीचे मैं दिखाऊंगा। ओके, पीडीएफ में बना कर रखा हूँ, आपको मैं नीचे ले आता हूँ और इसमें बताऊंगा क्या क्या डेवलपमेंट की गई थी और क्या क्या इसमें कमी रह गई थी। क्योंकि मैंने बताया कि आपको इसके दो पहलू बताना है, एक तो इसकी पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, और लास्ट में इसका हमको निष्कर्ष निकाल के बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपको आंसर राइटिंग से। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है। इसके जो लड़का इंग्लिश में है, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन सिर्फ लिखा हूँ, आंसर तो लिखने की कोशिश नहीं किया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में भी इसका मैं राइटिंग करूँ तो आप मुझे कमेंट में, जिस तरह से आप लोग कमेंट कीजिएगा मैं पढ़ के उसी तरह से नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसी तरह से मैं लाऊंगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ अभी। द गुप्ता पीरियड वाज अ गोल्डन एज
इन द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया एग्जामिन द स्टेटमेंट। इसमें भी वही कह रहा है कि गुप्त काल के जो प्राचीन इतिहास में क्या था, एक स्वर्ण युग था, इसके पे आप एक एग्जामिन कीजिए, मतलब क्या सही है कहना है गोल्डन एरा था या नहीं था, इस पे आप एग्जामिन कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश किया हूँ। तो देखिए पहला मैं लिखा हूँ जो, देखिए आप, इतिहास के कुछ काल ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन स्वर्ण युग के रूप में किया जा रहा है। ये मैं बता रहा हूँ इतिहास के बारे में, कुछ युग ऐसा भी था जिसको स्वर्ण युग के रूप में विकासित किया जा रहा था। जैसे प्राचीन काल में गुप्त काल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे गुप्त काल भी स्वर्ण युग के रूप में परिभाषित किया गया है, वैसे ही क्या है, गुप्त काल भी प्राचीन काल में स्वर्ण युग में विकसित किया गया है। देखिए वस्तुतः कोई भी सभ्यता स्वर्ण युग के रूप में पहुंच गई मानी जाती है जब जीवन के कुछ विविध क्षेत्रों में, मतलब विविध मतलब मिसलेनियस, ओके, अलग अलग क्षेत्र में एक स्तरीय विकास नजर आता है। हम पहले बताएं कि उसी को कहते हैं जिसमें क्या एक विकास नजर आता है विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में, ओके, साहित्य के क्षेत्र में हो या डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, या छोटे छोटे राज्य को जोड़ के एक बड़ा राज्य बनाने के क्षेत्र में हो, उस तरह से किसी भी तरह से एक डेवलपमेंट होना चाहिए आता है। जब अगर गुप्त काल की बात की जाए, वो इस काल की समृद्ध एवं सफलता को देखते हुए इसे स्वर्ण काल कहा जाना है। तो देखिए इस पहला पॉइंट में मैंने बताया है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, ओके, इसके पॉजिटिव काम बताया है कि इसमें स्वर्ण काल कहा जाना चाहिए। तो क्यों कहा जाना चाहिए, ये चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ, ओके, कहा जाना चाहिए, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने एवं ना कहने के पक्ष विपक्ष में दिए गए तर्कों को देखना जरूरी है, ओके। ये तो हो गई क्या पक्ष विपक्ष के बात। अब देखिए स्वर्ण युग के पक्ष की तर्क, उसमें क्या क्या पक्ष है जिसको हम स्वर्ण युग कहेंगे, ओके। तो इसके आप देखिए यहाँ से आप समझ लीजिए। अभी मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके एग्जाम आइडिया सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इसकी पीडीएफ आप तक पहुँच पाए, ओके। तो देखिए पक्ष में क्या लिखे हैं, पहला पॉइंट, ओके, आपको इसी तरह से लिखना है, दोनों साइड मार्जिन छोड़ना है, ओके। मैंने मार्जिन छोड़ा था, लेकिन मैं जब इसकी पीडीएफ बनाया तो मार्जिन कट गई, क्योंकि अगर मैं मार्जिन के साथ लेता तो इतनी बड़ी आती नहीं, इस कारण से मैंने मार्जिन छोड़ दिया है, ओके। तो आप मार्जिन छोड़ के लिखिएगा दोनों साइड, ओके। और देखिए आप राइटिंग अच्छा से सुधारने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, गुप्त शासकों ने 500 वर्षों के अंतराल के बाद एक वृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया। कितना, 500 वर्ष के बाद क्या किया, एक समृद्ध, मतलब समृद्ध आपको पता है वो समृद्ध मतलब होता है डेवलप्ड, ओके, समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया। गुप्तों ने छोटे छोटे राज्यों में बिखरे भारत को शासन के एक सूत्र में बांध दिया, ओके, जो छोटे छोटे से टुकड़े हुए थे जिसको क्या किया, एक नया शासन में बांध दिया, ओके। अब ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, गुप्त काल में वाणिज्य व्यापार यानी कि जो ट्रेड होता है, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स उन्नत अवस्था में था, तो साथ ही वहाँ अर्थव्यवस्था का भी सर्वाधिक विकास हुआ है। गुप्त काल में ही सर्वाधिक अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। देखिए आप ये चीज़ मत समझ लीजिए कि यहाँ सोने का सिक्का दिया है तो मतलब इस काल में आप स्वर्ण युग होगा, नहीं, मैंने पहले भी बताया कि नहीं, स्वर्ण युग कहने का मतलब ऐसा नहीं कि स्वर्ण युग में सोने का सिक्का जारी हो या ऐसा कोई भी काम किया हो जिसमें सोना की बात हो, नहीं, स्वर्ण युग उसे कहते हैं जिसमें डेवलपमेंट की बात कही गई हो। तो गुप्त काल में ये चीज़ सोना का सिक्का यहाँ जारी किया गया था, आप ये चीज़ अच्छी पॉइंट लिख सकते हैं, ओके। देखिए ये हुआ आपको गुप्त काल में व्यापार के बारे में पहला बताया है। दूसरा मैंने बताया है साहित्य और कला के बारे में। देखिए साहित्य एवं कला के विकास की दृष्टि से इस युग को क्लासिक युग माना जाता है, ओके। इस युग में साहित्य और कला में भी बहुत ही डेवलपमेंट देखने को मिला था। वस्तुतः कला एवं समृद्ध एवं साहित्य के क्षेत्र में हुए विकास के कारण ही मुख्य रूप से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ओके। आप देख लिए इसमें कला और साहित्य के क्षेत्र में भी हुआ और आपके इसमें वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में भी मैंने बताया। दूसरा पॉइंट, ओके, और मैं बताता हूँ कला के क्षेत्र में हुआ क्या डेवलपमेंट। कला
स्थापत्य के क्षेत्र में मंदिर निर्माण, ओके, इसमें आर्किटेक्चर किया गया, मंदिर का निर्माण की गई। नगर शैली का आधार गुप्त काल में ही निर्मित हुआ था। देवगढ़, अजंता का गुफा जो है महाराष्ट्र में, तथा भीतर गांव के मंदिर इसी काल में बनाए गए थे। देखिए आर्किटेक्चर में भी ये चीज किया गया था। ओके, इसी प्रकार अजंता तथा बाघ के जीवंत गुफा चित्र, उसमें क्या किया गया था, चित्र भी बनाया गया था। तथा उदयगिरी का बुद्ध मंदिर गुप्त काल के विशिष्ट मूल्यात्मक उपलब्धि है। इस टाइम इसमें चित्रकला में भी बहुत ध्यान दिया गया था। ओके, इसी काल में धातु कला का भी बेहतर विकास दिखता है। दिल्ली में स्थित मेहरौली का एक लोहा स्तंभ उत्तम धातु का उदाहरण है। ओके, ये सब चीज डेवलपमेंट में किया गया था। ओके, ये हुआ कला के बारे में। अब साहित्य के बारे में गुप्त शासकों जय संस्कृत के विद्वानों को संरक्षण दिया गया है। ओके, जैसे कि चंद्रगुप्त हैं, इस समय नगरीकरण को धक्का लगा था। इस काल में नगरियों की दशा में भी भारी गिरावट आई थी। किसके काल में? चंद्रगुप्त के काल में। ओके, पंचवा पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र में वर्ण विभाजन को बल मिला था तथा आहुतियों की आराधना को भी बल मिला था। अब इसी तरह पॉइंट वाई पॉइंट बना के लिखना है आपको। इसी प्रकार गुप्त काल में आम आदमी की दशा अच्छी नहीं थी। ये अब नेगेटिव इंपैक्ट लिख रहे हैं हम। ओके, साहित्य एवं कला एवं अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां समाज के अभिभाज्य वर्ग में जीवन से जुड़ी हुई थी। ओके, ये तो मैंने लिख दिया उसकी क्या पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव भी लिख दिया। अब मैं निष्कर्ष लाता हूँ। ओके, इसके निष्कर्ष क्या निकलती है, तो निष्कर्ष में बता, गुप्त काल वह कला थी जहां विविध क्षेत्र में नई उपलब्धियां दिखती थी। ये दिखती थी परंतु उपलब्धियों के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं स्पष्ट है। ओके, उसकी नेगेटिव है सीमाएं। ओके, यही वजह है कि गुप्त काल के संदर्भ में स्वर्ण युग की आराधना तरक्की प्रतीत नहीं लगती। इस पर सावधानी विचार करने की जरूरत है। ओके, तो इसमें क्या लगती है, आपको दोनों इंपैक्ट देना है कि एक तो लगती है वो भी और एक नहीं लगती है वो भी। ओके, तो ये आप इसके 1 2 4 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं क्योंकि नंबर ज़्यादा है। मैं इसे छोटा करके बनाने की कोशिश किया ताकि टाइम कम लगे आप लोग को समझाने में। ओके, आप इसे और डिस्क्रिप्शन में जाके लिख सकते हैं और अच्छी तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो आप अगर अच्छी तरह से लिख सकते हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं वहाँ ओनली एडमिन नहीं रखा, आप कोई भी उसमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा, इसको मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहाँ से इसके डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस तरह से लिखा जाता है आंसर राइटिंग, और आप फिर से आप कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने से। ओके, आप इसमें बहुत सारी चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, 2 4 लाइन और लिख के आप इसे बेहतर बना सकते हैं। ये तो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, इस तरह से आंसर राइटिंग लिखा जाता है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका ये सुझाव कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको अच्छा लगता है वो भी और बुरा लगता है वो भी। ओके, इसी तरह से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपसे रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और इसी तरह और भी मैं डेली लाया करूँगा। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट की चाहिए और मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो किस तरह से और इम्प्रूवमेंट करूँ ताकि मैं अच्छे से बेहतर आपके पास अपने लिखा हुआ मेंस की जो राइटिंग रिलेटेड है उसको मैं अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाऊँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जहाँ भी रहिए औरतों का सम्मान कीजिए। ओके, थैंक यू।